बाबा एकदम क्लियर कट, राष्ट्र को जोड़ो, जातिवाद छोड़ो। हम फिर आएंगे, सड़क पर उतरेंगे 7 नवंबर से 16 नवंबर, और इस देश में ये जो सबसे बड़ी खाई फिर से खोदने की कोशिश की गई। कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर बात होगी। बाबा बागेश्वर ने खाली कसम, जातिवाद का निकालेंगे दम, जातिवादियों का तोड़ेंगे भ्रम। हम यही कहेंगे कि अब कास्टवाद की लड़ाई हम खुल करके लड़ेंगे, राष्ट्रवाद के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए मरेंगे। अखिलेश यादव को पता नहीं है कि बाबा बागेश्वर किस लेवल पर खेलते हैं, किस अंदाज में खेलते हैं और कहां तक खेलते हैं। अखिलेश यादव ने बाबा पर 50 लाख वाली बाउंसर फेंकी थी। अब बाबा ने ऐलान कर दिया है कि वो अखिलेश की पिच पर ही खेलेंगे, जातिवादियों को सीधे क्लीन बोल्ड करेंगे। बाबा बागेश्वर ने इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, राधे राधे गाना है, वृंदावन जा करके यमुना जी नहाएंगे, वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है, वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। बाबा बागेश्वर वृंदावन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं समझना मुश्किल नहीं है। वृंदावन से श्री कृष्ण की आस्था जुड़ी है और श्री कृष्ण से सीधे यादव जाति जुड़ी है। यूपी बिहार में यादव बड़ा वोट बैंक है, जो अखिलेश और तेजस्वी का कोर वोट बैंक है। यूपी में यादव आबादी 8 से 10%, पूर्वांचल और ब्रज में बड़ा असर 60 से ज्यादा सीटों पर, जिले 8 जिले में 20 से 30% यादव, पार्टी एसपी के कोर वोटर। बिहार ओबीसी में सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं, जिनकी आबादी 14%, मगध, मिथिलांचल, सीमांचल में बड़ा फैक्टर, असर 100 से ज्यादा सीटों पर असर, पार्टी आरजेडी के कोर वोटर। बाबा बागेश्वर वृंदावन क्यों जा रहे हैं, इसका सियासी मतलब समझिए। बाबा जब वृंदावन जाएंगे तो अखिलेश और तेजस्वी के कोर यादव वोट बैंक से सीधे कनेक्ट करेंगे, जिसका असर 25 के बिहार चुनाव और 27 के यूपी चुनाव तक पड़ेगा। बाबा बागेश्वर बहुत सी बातें सीधे नहीं कहते हैं, लेकिन जो बात सीधी और स्पष्ट कहते हैं उसमें जातिवाद वाला नैरेटिव हवा हो जाता है। गांव में कहावत है, गरीब की लुगाई पूरे शहर की भौजाई, वही हाल है। तो सीधा साधा जान करके सब लोग, पता नहीं अब हनुमान जी की इच्छा होगी, पर हमें लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देते। हमें थोड़ी देर के लिए मन में लगता है, फिर ये लगता है कि जब लाखों तालियां मिल रही तो 2-4 गालियां भी मिलेंगी। कर तो हम हिंदुओं के लिए ही रहे, जी तो हिंदुओं के लिए ही रहे, चाहे भारत में हो या भारत से बाहर, धाम पर भी हो तो अन्नपूर्णा भंडारा, कन्या विवाह, आने वाले समय में हॉस्पिटल। तो हमें क्या करना है? परिक्रमा किस किसने लगाई वृंदावन की परिक्रमा? आहा, अब उठा लो दोनों हाथ, लगाओ ठुमका। राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि वो वृंदावन की यात्रा कब से शुरू करने जा रहे हैं। बाबा की वृंदावन यात्रा का टाइम लगभग वही है जब बिहार में चुनावी माहौल होगा। बाबा की ये पदयात्रा 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी और लगभग 131 किलोमीटर लंबी होगी, जो 10 दिनों तक चलेगी। इस दौरान वो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के करीब 400 गांवों से होकर गुजरेंगे। आम और गरीब लोगों से डायरेक्ट संवाद करेंगे। पदयात्रा में बाबा का एजेंडा क्या होगा? बाबा ने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दिया है।
एक बार फिर सुन लीजिए, बाबा बागेश्वर ने उन लोगों को सुनाया है जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि बाबा बिना अंडर टेबल पैसा लिए कथा नहीं सुनाते हैं। 10 से 20 हजार ये तो रोज का जो अन्नपूर्णा में भोजन मिल रहा है, और मंगलवार को 40 से 50 हजार बताया, और जब आपकी कथाएं होती है 3-3, 4-4 लाख तक पहुंच जाता है। तो ये इसका जो प्रबंधन है, यही शायद सवाल ये लोगों का रहता है कि इतना जो खर्च हो रहा है, ये तमाम श्रद्धालु ये खर्च हम नहीं कर रहे हैं। जी, हमें लोगों से दक्षिणा के रूप में मिलता है, जी, सो हम खर्च कर रहे हैं। इस दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं। जी, नेता है तो नेता को भी मिलता, जी। कहाँ से मिलता? वो भी जनता से है। साधु हैं तो साधु को कौन देते हैं? उनके भगत देते हैं। हम गुरु हैं या आचार्य हैं, हमें कौन देते हैं? ये लोग में से इनसे तो सब कुछ निःशुल्क है। कोई आया, गुरुजी हमारा कार्य सफल हो गया, ये दक्षिणा है। अब उसका क्या करें? तो हमने उसको सदुपयोग में लगा दिया। हमने मदिरालय नहीं खोला, हमने देश को गुटखा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, मदिरा पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, हमने देश को व्यसन मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, संस्कार गवान बनने के लिए प्रोत्साहित किया, एकता के लिए प्रोत्साहित किया, हिंदुत्व के लिए प्रोत्साहित किया, राष्ट्रवाद के लिए प्रोत्साहित किया, कास्टवाद पर प्रहार किया, कास्टवाद के खिलाफ आवाज उठाई, उसके लिए हमने गालियां सही। याद कीजिए, बाबा बागेश्वर ने अपनी पिछली यात्रा 26 नवंबर 2024 को निकाली थी। बाबा ने 160 किलोमीटर की पदयात्रा अपने गांव गढ़ा से ओरछा तक निकाली थी। इस यात्रा का भी वही मकसद था, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, जातिवाद और धर्मांतरण का विरोध। उस वक्त भी सबसे ज्यादा यादव वोट की सियासत करने वाले तेजस्वी यादव और आरजेडी सबसे ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि बाबा जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाली गुगली फेंकते हैं, उससे सबसे ज्यादा जातिवाद की सियासत करने वाले डरते और घबराते हैं। अरे जिया हो बिहार के लाला। सबसे ज्यादा हम कहीं खुश रहते हैं तो अपने बिहार में रहते हैं। अब तुम लोगों को देखकर और ज्यादा। अब बाबा ने वृंदावन की यात्रा का ऐलान किया है, जिसका सीधा कनेक्शन यादव वोट बैंक से है, और बाबा के दिल पर जातिवाद की सियासत से बहुत चोट लगी है, इसलिए बार बार टारगेट पर जातिवाद करने वाले नेता है। और बाबा बागेश्वर ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। वो किसी भी आरोपों से डरने वाले नहीं है, कुछ भी आरोप लगे। अब वो राष्ट्रवाद को मजबूत करेंगे, जातिवाद को नहीं छोड़ेंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे, हिंदू राष्ट्र की आवाज को मजबूती देना, हिंदुओं का धर्मांतरण रोकेंगे। बाबा का मानना है कि जब हिंदुत्व की लौ जलेगी, राष्ट्रवाद का सूरज निकलेगा, इनकी रोशनी में जातिवाद खुद ब खुद डूब जाएगा। हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है। यहाँ लाखों लोगों को बुलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको चमत्कार दिखाना चाह रहे हैं। अब तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये बेचारे वो लोग हैं, इस देश में एक बड़ी अद्भुत बात है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है, इसलिए लोग परेशान हैं। तो वो ओझा तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो वो जाते हैं दूसरे मजहब में, जाकर के ये धर्मांतरण करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि ये हनुमान जी से जुड़े, और धर्मांतरण कन्वर्जन इस देश में संविधान के हिसाब से भी गलत है। तो हम चाहते हैं इस देश में कन्वर्जन रुके, हिंदुओं का, हिंदू घटे ना। उसका उपाय क्या है? जिसको जो चाहिए, भंडारा चाहिए, भंडारा हमारे यहाँ है। भैया तुम गरीब आदमी हो, हम और ज्यादा तो नहीं, पर तुम्हारी बेटी का ब्याह करवा सकते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हारी दवाई की व्यवस्था कर देंगे, और भगवान कृपा करेंगे विद्यालय कर देंगे। नहीं होगा, जितना है उतने में सेवा चलाएंगे, पर भैया तुम हिंदू घटो ना, धर्मांतरण ना करो। बाबा बागेश्वर अखिलेश यादव का सीधे नाम नहीं ले रहे हैं, न तेजस्वी यादव का ले रहे हैं, लेकिन जवाब उन्हीं को दे रहे हैं जिन लोगों ने कथावाचक विवाद को यादव बनाम ब्राह्मण का रंग चढ़ाकर बड़ा सियासी तूल दे दिया था। सवाल यह है कि अखिलेश ने यादव बनाम ब्राह्मण की जंग क्यों तेज की, और बाबा बागेश्वर अब उसे नेक्स्ट लेवल पर क्यों ले जा रहे हैं। इसको समझने के लिए यूपी में यादव और ब्राह्मण वोट बैंक के पैटर्न पर नजर डालनी होगी। बीजेपी एसपी की यादवों का वोटिंग ट्रेंड देखें तो 2017 में बीजेपी को यादवों ने 12% वोट दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी को 83%, और 2022 के जब चुनाव हुए तो बीजेपी का यादव वोट का शेयर 2% गिरकर 10% पर आ गया, जबकि समाजवादी पार्टी को 15% वोट बैंक का नुकसान हुआ, उसे 68% वोट मिले। उसी तरह से बीजेपी एसपी को ब्राह्मणों का वोटिंग ट्रेंड देखिए। 2017 में बीजेपी को 83% ब्राह्मणों ने वोट किया, जबकि समाजवादी पार्टी को 6%।
वहीं 2022 में बीजेपी के खाते में 6% ब्राह्मणों के वोट बढ़कर 89% हो गए, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट फीसदी भी 1% बढ़कर 7% पर पहुंच गया। यूपी में यादव वोट करीब 60 विधानसभा सीटों पर पड़ता है और बिहार की 100 सीटों पर बाबा जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को फ्रंट पर लेकर चलते हैं, अगर बाबा को मानने वाला यादव वोटर थोड़ा भी टूट गया तो अखिलेश तेजस्वी के लिए नुकसान कर सकता है। इसीलिए जब अखिलेश ने बाबा की कमाई पर सवाल उठाया तो बाबा ने खोलकर सुनाया। देखो, साधु के पास कुछ होता है, हमें अपनी औकात पता है, और प्रत्येक साधु अपने पास कुछ रखता है, समाज से लेता, समाज को सौंप देता। ये बुराई नहीं है, हमें नहीं लगता कि ये बुराई है, नहीं, ये भैया किंचित मात्र बुराई है। ऐसा क्यों कि आप अगर कोई जैकेट पहनते हैं उस पर भी दिक्कत हो जाती है, चश्मा पहनना उस पर भी दिक्कत है, ये क्या है? ये देखो, आपको कोई गिफ्ट में उपहार स्वरूप आपके बर्थडे पर आपके मित्र तो होंगे ही होंगे, पक्का है, तो कुछ ना कुछ तो देते ही, तो आप फेंक देते हो कि हम नहीं लेंगे, ये बड़ा महंगा है, हमारी औकात से बाहर। फेंकते तो नहीं होंगे, फेंकेंगे तो उसकी आस्था पर भी उसके हृदय को ठेस पहुंचे। ऐसे ही हमारे प्रिय हैं, हमारे भगवान, गुरुजी आप ये पहन लो, अब क्या करें, फेंक तो देना। बाबा बागेश्वर के वृंदावन जाने का असर क्या हो सकता है, अखिलेश के लिए कितना दंड कर सकता है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। यूपी के ब्रज क्षेत्र में कुल 40 विधानसभा सीट है। यहां दलित यादव जाट समीकरण है। 2022 तक ये एसपी का गढ़ था, 2017 से एसपी का सफाया हो गया। ब्रज क्षेत्र में बीजेपी एसपी, 2012 में बीजेपी 3, एसपी 19, बीएसपी 11, आरएलडी 6, कांग्रेस 1 सीट जीती। 2017 में बीजेपी यहां से 40 में से 36 सीटें जीती, एसपी 4 सीटें जीती। 2022 में बीजेपी यहां 40 में 33 सीटों पर जीती, एसपी 6, आरएलडी 1 पर जीती। बाबा की यात्रा नवंबर में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले यादव वोटर्स का बिहार में टेस्ट होना है। एक बात तो तय है कि जिस तरह से अखिलेश ने बाबा बागेश्वर पर डायरेक्ट हमला किया है और बाबा बागेश्वर की जितनी फैन फॉलोइंग है जो बाबा को जाति के चश्मे से नहीं देखती, अगर ऐसे में यादव वोट नाराज हुआ तो यूपी और बिहार दोनों में इसका सीधा असर पड़ सकता है। जी नहीं, बागेश्वर बाबा जातिवाद के लिए ऐसा उनके बातों से तो नहीं लगता है कि जातिवाद को लेकर चलते हैं। वो तो सबको समग्र विकास के लिए और हिंदू धर्म के लिए बात करते हैं और हिंदू धर्म के बारे में बताते भी हैं, और मैं तो विश्वास करता हूँ उनमें। गलत है ये तो, बिल्कुल नहीं लेते। वो तो फ्री अपनी शादियां करवाते हैं बच्चियों की, और अन्नपूर्णा चलाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा लेते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने ऐसा क्यों कहा होगा? अब बोलने वाले तो बोलेंगे, जो अच्छा काम कर रहा है उसके पीछे तो लोग बोलेंगे ना, बोलने का उनका काम है। जातिवाद हटाने वाले बाबा बागेश्वर के ऐलान से सबसे ज्यादा धुकधुकी अखिलेश तेजस्वी दोनों की बढ़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजस्वी की चुनौती बढ़ी है, क्योंकि यूपी में तो 27 में चुनाव है, जबकि बिहार में इसी साल चुनाव है। अखिलेश की तरह ही तेजस्वी की सारी सियासत ही जातिवाद और मुस्लिम वोट पर खड़ी है। बाबा बागेश्वर भी जातिवाद और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अगर ये काम किया तो बीजेपी की राह आसान बनेगी और विपक्ष के लिए कठिन हो जाएगी। और रही सही कसर इलेक्शन कमीशन के बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने की शुरुआत ने पूरी कर दी है। इससे जाति और मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियों को लग रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान उनके कोर वोटर पर पड़ेगा और उनके रिजल्ट पर ही पड़ेगा। इसको समझने के लिए पहले आपको बिहार में चुनाव दर चुनाव वोटर लिस्ट डेटा पैटर्न को देखना होगा। डेटा कहता है कि 2010 से 2015 के बीच में 1,19,36,164 वोटर बढ़े थे, जबकि 2015-2020 के बीच में 65,90,840 वोटर बढ़े, 53,45,324 वोटर कम हुए। उसी तरह से 2020 और 2024 के बीच जब नई वोटर लिस्ट आई तो 36,11,919 नए वोटर जुड़े, जबकि 29,78,921 वोटर घट गए। ऐसे में जिस तरह से इस बार इलेक्शन कमीशन ने नई वोटर लिस्ट अपडेट को कड़ाई से बनाने के लिए कहा है, यह बात तेजस्वी और जाति और मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियों को सबसे ज्यादा डरा रही है। अगर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट अपडेट कर दिया तो यह आंकड़ा और भी कम हो सकता है, जिसमें ज्यादातर आरजेडी का कोर वोटर MY का मुसलमान वोटर अफेक्ट होगा। जब से नोटिफिकेशन हुआ है उसके 2 दिन बाद से ही
हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है, हमारा एक डेलीगेशन जो है आपसे मिलना चाहता है। दुख की बात है, जिस राज्य में चुनाव है बिहार, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अगर ऑपोजिशन अगर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता है, जो शंकाएं हैं क्लैरिटी के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है मीटिंग का समय नहीं दे रही है। ये अद्भुत है, ऐसा हमने पहले भी नहीं देखा। अब तो लग रहा है कि लोकतंत्र इन लोगों ने एकदम ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। संविधान की धज्जियाँ उड़ाने पे इलेक्शन कमीशन जो है उतारू हो चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन लगता है कि मोदी जी का कमीशन हो गया है, बीजेपी का कमीशन हो गया, और बीजेपी इस मामले में चुप है, नीतीश जी इस मामले में चुप है। ये लोग वोटर लिस्ट से डरे हुए हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है इनको पीछे से जो है मदद कर रहा है। अब तेजस्वी परेशान क्यों, उसकी भी वजह जान लीजिए। दरअसल बिहार में 2020 के चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत 37.9 था। कुल वोट 1,57,02,650 पड़े थे, जबकि यूपीए की सीट 110 थी। इसका भी वोट प्रतिशत 37.9 ही था। इसको कुल वोट 1,56,91,500 मिले थे। एनडीए को यूपीए के मुकाबले कुल 11,150 वोट ज्यादा मिले थे। तेजस्वी को परेशान होने की वजह असल में यूपीए एनडीए की जीत का अंतर है। 4 सीट पर यूपीए की जीत का अंतर 1,000 वोट से कम था। 13 सीट पर यूपीए की जीत का अंतर 1,100 से 3,000 वोट का था। 9 सीट पर यूपीए की जीत का अंतर 3,000 से 5,000 वोट का था। 14 सीट पर यूपीए की जीत का अंतर 5,000 से 10,000 वोट का था। 15 सीट पर यूपीए की जीत का अंतर 10,000 से 15,000 वोट का था। 28 सीट पर यूपीए की जीत का अंतर 15,000 से 25,000 वोट का था। 27 सीट पर यूपीए की जीत का अंतर 25,000 से 50,000 वोट का था। ये वो आंकड़े हैं जिनमें 40 सीटें ऐसी हैं जिसका अंतर नई वोटर लिस्ट अपडेशन में खत्म हो सकता है। और अगर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाला नैरेटिव जाति के नाम पर वोट देने वालों पर चल गया तो सबसे ज्यादा नुकसान जाति और मुस्लिम वोट की सियासत करने वालों पर ही पड़ेगा। इसीलिए परेशान सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, हैदराबाद वाले भाईजान भी परेशान है। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता। हजारों एकड़ जमीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते। कैसे होगा बताइए। और ईसीआई के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का, शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ईसीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के, तो क्या करेंगे फिर आप। तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती वो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज गलत है उसमें सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बीजेपी नई वोटर लिस्ट अपडेट होने को सही बता रही है। इसीलिए जब राजनाथ सिंह बिहार पहुंचे तो जातिवाद और मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस पर सीधे अटैक किया।